क्या आप जानते हैं कि 1 जनवरी 2004 से अर्थात नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी जब अपने विभाग के नियमानुसार 58, 60 या 62 की एज प्राप्त कर लेने के बाद सुपर एनुएशन या सामान्य सेवानिवृत्ति प्राप्त करते हैं तो उन्हें किस तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोच। और आज हम बात करने वाले हैं कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी जब सामान्य सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट प्राप्त करते हैं तो उन्हें किस तरह के रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। यूट्यूब पर बना अपनी तरह का यह पहला वीडियो है जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को सामान्य सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले सभी बेनिफिट्स का इसमें ब्यौरा दिया गया। अगर यह वीडियो आपने पूरा देख लिया तो एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की सामान्य सेवानिवृत्ति के बेनिफिट्स के बारे में आप काफी हद तक ही जान पाएंगे। और हाँ, अगर आपने सीपी के कॉर्नर को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। आइए मिलकर शुरू करते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति के समय ही एनपीएस का टीयर 1 अकाउंट अनिवार्य रूप से ओपन करना होता है और इसी के साथ कर्मचारी को प्रेन अर्थात परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर अलॉट कर दिया जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी और डीए का 10% अमाउंट एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में जमा होता है और नियोक्ता सरकार के द्वारा भी उतना ही कंट्रीब्यूशन इस अकाउंट में जमा किया जाता है। वर्तमान में केंद्र सरकार और कुछ राज्य सरकारों द्वारा यह कंट्रीब्यूशन अब 10% के बजाय 14% कर दिया गया है। इस प्रकार टीयर 1 अकाउंट में जमा एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर द्वारा दिया गया कंट्रीब्यूशन शेयर बाजार, कॉरपोरेट और गवर्नमेंट फंड्स में निवेश होता है और इनकी परफॉर्मेंस से ही एनपीएस एम्प्लॉय को रिटायरमेंट पर मिलने वाला फंड और उसके बाद मिलने वाली पेंशन निर्धारित होती है। अर्थात कर्मचारी और नियोक्ता द्वारा एनपीएस के टीयर 1 अकाउंट में जमा धन और इस पर मिलने वाले रिटर्न पर ही सरकारी कर्मचारी की पेंशन निर्भर करती है। आइए अब सबसे पहले बात कर लेते हैं एनपीएस एम्प्लॉय को सामान्य सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले एक मुश्त अमाउंट या फंड की। लमसम अमाउंट और फंड या एक मुश्त रकम। सामान्य सेवानिवृत्ति या सुपर एनुएशन पर कर्मचारी को अपने टीयर 1 अकाउंट में जमा धन का 60% तक विड्रॉल कर सकता है। यह 60% अमाउंट 2019 की आम बजट घोषणा के बाद टैक्स फ्री कर दिया गया है। अर्थात किसी कर्मचारी के अकाउंट में यदि 1 करोड़ रुपए जमा होते हैं तो वो 60 लाख तक का टैक्स फ्री विड्रॉल इसमें से कर पाएगा। इसे हम आगे एक एग्जांपल के द्वारा भी समझने वाले हैं। आइए अब समझ लेते हैं कि एनपीएस एम्प्लॉय को किस तरह से पेंशन मिलने वाली है। आइए अब बात कर लेते हैं मिलने वाली पेंशन की। कर्मचारी के टोटल जमा धन के 60% विड्रॉल के बाद जो 40% अमाउंट बचता है उससे कर्मचारी को एन्युटी पेंशन प्लान खरीदना होगा जिसके द्वारा कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलेगी। कई तरह के पेंशन प्लान बाजार में उपलब्ध हैं जिन्हें कर्मचारी ले सकता है। पेंशन प्लान पर सीपी के कॉर्नर द्वारा अलग से एक वीडियो जल्द आपके सामने होगा। आइए अब एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं कि एनपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी को सामान्य सेवानिवृत्ति पर कितना एक मुश्त अमाउंट या फंड मिलेगा और रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन उसे मिलने वाली है। कितना एक मुश्त अमाउंट और कितनी पेंशन मिलेगी। आइए अब हम 3 कर्मचारियों के एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं कि कितना एक मुश्त अमाउंट और कितनी पेंशन कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मिलने वाली है। यहाँ हम 3 सरकारी कर्मचारियों का एग्जाम्पल लेने वाले हैं। पहला है गवर्नमेंट एम्प्लॉय ए, पे लेवल 1 का कर्मचारी है, ग्रेड पे 6th सीपीसी के अनुसार 1800 है और 7th सीपीसी के अनुसार बेसिक पे 18,000 है। दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बी का, पे लेवल इस कर्मचारी का 6 है, 6 सीपीसी के अनुसार ग्रेड पे 4,200 है और बेसिक पे 7th सीपीसी के अनुसार 35,400 है। तीसरा हम एग्जाम्पल लेंगे लेवल 12 के कर्मचारी का जिसका ग्रेड पे 6 सीपीसी के अनुसार 7,600 है और बेसिक पे 7 सीपीसी के अनुसार 78,800 है। गूगल या क्रोम जो भी सर्च इंजन या ब्राउजर आप ओपन करना चाहें टाइप कीजिए एनपीएस कैलकुलेटर जी कनेक्ट। मैंने सर्च कर रखा है तो देखिए सर्च में आ गया है, क्लिक करेंगे
और जो सबसे पहला रिजल्ट है उसी पे हम दोबारा क्लिक कर देंगे। ये हमारा एनपीएस कैलकुलेटर ओपन हो गया है। देखिए कुछ फील्ड्स हैं, उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है लेवल, ग्रेड पे 1 है, जो लेवल ग्रेड पे 1800। एक्सपेक्टेड डीए पर ईयर के हिसाब से है तो हम 5% ही इसमें ले लेंगे। ये सिलेक्ट रिटायरमेंट एज है, हम यहाँ पे 10 साल, 20 साल और 30 साल बाद में जो रिटायरमेंट एज जो सिलेक्ट करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पे 21 है तो इसको 10 साल के बाद देखेंगे तो इसको कर देंगे 31। अगर 20 साल के बाद देखेंगे तो इसको करेंगे 41 और अगर 30 साल के बाद करेंगे तो इसको हम करेंगे 51 यहाँ पे। एंटर एनपीएस फंड बैलेंस एज ऑन डेट, क्लिक हियर टू फाइंड बैलेंस, क्योंकि कर्मचारी ने अभी ज्वाइन की है और हम 10 साल, 20 साल और 30 साल बाद का इसका रिटायरमेंट देख रहे हैं, तो यहाँ पे ये 0 ही होगा। सिलेक्ट एक्सपेक्टेड एन्युटी रेट फॉर मंथली पेंशन, यहाँ हम दो तरह से करेंगे, एक 5% की कैलकुलेशन करेंगे और दूसरी 6% के हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ करने वाले हैं। प्रेजेंट पे लेवल 1 के कर्मचारी जिसका ग्रेड पे 1806 पे में था, 7th पे में ये 18,000 ही होगा। सिलेक्ट प्रेजेंट डेयरनेस अलाउंस में बताया है तो ये 28% हो चुका है, इसको 28% कर देंगे। एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी 9% रहा है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं, 9% हमने कर दिया है। और एन्युटी के लिए जो अमाउंट है हम 40% ही रखेंगे। 60% अमाउंट कर्मचारी को रिटायरमेंट पे मिल जाने वाला है। अब चलिए हम एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। चलिए 30 साल वाला कैलकुलेशन इसमें क्योंकि हमने फिल कर दिया है तो 30 साल वाला ही कर लेते हैं। और देखिए ये हमने ये कैलकुलेट पे क्लिक कर दिया है। ये आपके सामने टोटल जो फिगर्स हैं वो आ गए हैं कि टोटल एंड कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय और गवर्नमेंट का कितना होगा, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें कितना होगा, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंप सम अमाउंट कितना मिलेगा, एन्युटी के लिए कितना अमाउंट है और मंथली पेंशन कितनी होगी। ये हमने 6% के हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पे किया है। इसी के हिसाब से हम कर्मचारी ए, कर्मचारी बी और कर्मचारी सी तीनों का कैलकुलेशन करने वाले हैं। 10 साल की सर्विस के बाद, 20 साल की सर्विस के बाद और 30 साल की सर्विस के बाद ही कर्मचारी अगर 60 साल की सर्विस पूरी करने के बाद रिटायर हो जाए तो उसे कितना एकमुश्त अमाउंट और रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन मिलने वाली है। तो आइए सभी की जो कैलकुलेशन मैंने की है वो स्लाइड में देख लेते हैं। बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय ए की कि अगर कर्मचारी ए 10 साल की सर्विस, 20 साल की सर्विस या 30 साल की सर्विस पूरी करने के बाद 60 साल की उम्र उसकी हो जाए और उसकी सामान्य सेवानिवृत्ति हो जाए तो उसे कितनी पेंशन मिलेगी और कितना एकमुश्त अमाउंट या फंड मिलने वाला है। आइए सबसे पहले देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन। अगर कर्मचारी 10 साल की सर्विस के बाद रिटायर हो जाता है तो उसका सब्सक्रिप्शन जो है वो टोटल जमा होगा 9,35,528 रुपीज। लेकिन अगर कर्मचारी 20 साल के बाद रिटायर होगा तो उसका टोटल सब्सक्रिप्शन जो है वो जमा होगा 25,95,853 रुपीज। लेकिन अगर कर्मचारी 30 साल के बाद रिटायर होगा तो उसका टोटल सब्सक्रिप्शन है वो जमा होगा 53,70,040 रुपीज। चलो बात कर लेते हैं रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट की, अर्थात कर्मचारी का जो 10 साल में टोटल सब्सक्रिप्शन जमा हुआ है उस पर कितना रिटर्न मिला है। 10 साल के बाद अगर कर्मचारी रिटायर होगा तो टोटल जो रिटर्न होगा वह होगा 6,05,69 रुपीज। लेकिन अगर यही कर्मचारी 20 साल की सर्विस के बाद सामान्य सेवानिवृत्ति प्राप्त करेगा तो उसका जो इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न होगा वो होगा 37,83,280 रुपीज। बात कर लेते हैं 30 साल के बाद की, तो ये जो रिटर्न होगा वो होगा 1,43,29,772 रुपीज। बात कर लेते हैं मेच्योरिटी वैल्यू की, अर्थात जो सब्सक्रिप्शन है और जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो दोनों का टोटल है वह होगी मेच्योरिटी वैल्यू। 10 साल बाद जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो कितनी होगी 15,36,097 रुपीज। बात कर लेते हैं आफ्टर 20 ईयर की, यहाँ पे जो मेच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी 63,79,133 रुपीज। बात करें अगर 30 साल के बाद की तो मेच्योरिटी वैल्यू होगी 1,96,99,812 रुपीज। बात करते हैं अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट पे, अर्थात जो 60% अमाउंट कर्मचारी को मिलने वाला है वह कितना होगा। अगर 10 साल के बाद रिटायर होता है तो जो लमसम अमाउंट रिटायरमेंट पे मिलेगा वो होगा 9,21,659 रुपीज। लेकिन अगर कर्मचारी 20 साल बाद रिटायर होता है तो लमसम अमाउंट हो जाएगा 38,27,480 रुपीज। लेकिन अगर कर्मचारी 30 साल के बाद रिटायर होता है तो लमसम अमाउंट की जो रकम होगी वह कितनी होगी 1,18,19,888 रुपीज।
चलिए बात कर लेते हैं एन्युटी फॉर पेंशन, अर्थात जो 40% रकम होगी उसका पेंशन प्लान परचेज करना होगा, एन्युटी प्लान लेना होगा। वह कितनी रकम होगी? वह होगी, अगर 10 साल की सर्विस की बात करें तो ये होगी 6,14,438 रुपीज। अगर बात करें 20 साल की सर्विस की तो एन्युटी के लिए जो रकम होगी वो होगी 25,51,653 रुपीज। और बात करें आफ्टर 30 ईयर की तो एन्युटी के लिए जो केस होगा वो होगा 78,79,924 रुपीज। अब बात कर लेते हैं कि कर्मचारी को पेंशन कितनी मिलेगी। अगर हम बात करते हैं पहले कि अगर 6% का रिटर्न रहे एन्युटी पे तो कर्मचारी को कितनी पेंशन मिलेगी। तो 6% के रिटर्न पे अगर कर्मचारी 10 साल की सर्विस के बाद ही रिटायर हो जाता है तो उसको जो पेंशन मिलेगी वो होगी 3072 रुपीज पर मंथ। लेकिन कर्मचारी अगर 20 साल की सर्विस के बाद रिटायर होगा, 6% का अगर उसको एन्युटी का रिटर्न रहेगा तो उसकी मंथली पेंशन होगी 12,758 रुपीज। अगर कर्मचारी 30 साल की सर्विस के बाद रिटायर होगा तो उसको जो पर मंथ की पेंशन होगी वो होगी 39,400। ये जो तीनों कैलकुलेशन हमने देखी है, ये हमने देखी है 6% अगर एन्युटी रिटर्न दे उसकी। अब अगर बात कर लेते हैं एन्युटी रिटर्न दे 5%, तो 5% अगर रिटर्न देगी तो 10 साल की सर्विस पे अगर कर्मचारी ए रिटायर हो जाता है तो इसकी जो पेंशन होगी वो होगी 2,560 रुपीज। लेकिन अगर कर्मचारी 20 साल के बाद रिटायर होगा तो उसकी पर मंथ पेंशन होगी 10,632 रुपीज और 30 साल के बाद जो पेंशन होगी वो होगी 32,833 रुपीज। आइए अब बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई बी की। सबसे पहले देख लेते हैं सब्सक्रिप्शन। आफ्टर 10 ईयर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा टोटल 18,41,104 रुपीज। आफ्टर 20 ईयर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 51,16,395 रुपीज और आफ्टर 30 ईयर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा 1,05,98,453 रुपीज। आइए रिटर्न ऑफ इन्वेस्ट चेक कर लेते हैं। 10 साल के बाद जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 11,81,994 रुपीज। 20 साल के बाद ये होगा 74,49,055 रुपीज और 30 साल के बाद ये होगा 2,82,35,367 रुपीज। मैच्योरिटी वैल्यू चेक कर लेते हैं, अर्थात सब्सक्रिप्शन और रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ लेते हैं। ये हो जाएगा 10 साल के बाद 30,23,098 रुपीज। 20 साल के बाद अगर चेक करें तो हो जाएगा 1,25,65,450 रुपीज और अगर चेक करें 30 साल के बाद में तो टोटल जो मैच्योरिटी वैल्यू होगी वो होगी 3,88,33,820 रुपीज। अब अमाउंट देख लेते हैं कि रिटायरमेंट पे कितना अमाउंट मिलेगा। अगर कर्मचारी 10 साल के बाद ही रिटायर हो जाता है, अर्थात वो सेवानिवृत्त हो जाता है 60 साल की उम्र के बाद, तो जो 10 साल के बाद उसको अब लमसम अमाउंट मिलेगा वो होगा 18,13,859। अगर यही 20 साल के बाद होता है तो ये होगा 75,39,270 रुपीज और कर्मचारी अगर 30 साल के बाद रिटायर होता है तो ये होगा 2,33,292 रुपीज। बात कर लेते हैं एन्युटी फॉर पेंशन की, अर्थात पेंशन के लिए कितना अमाउंट होगा, 40% अमाउंट जिसकी हम बात करने वाले हैं। अगर 10 साल की सर्विस की बात करें तो एन्युटी फॉर पेंशन के लिए पैसा होगा 12,09,239 रुपीज। अगर 20 साल की बात करें तो एन्युटी फॉर पेंशन के लिए रकम होगी 50,26,180 रुपीज और यही अगर 30 साल के लिए कैलकुलेशन करें तो ये होगी 1,55,33,528 रुपीज। बात कर लेते हैं मंथली पेंशन की। अगर 6% के हिसाब से रिटर्न मिले तो पर मंथ कितना पेंशन मिलेगा 10 साल की सर्विस के बाद, ये होगा 6,046 रुपीज। अगर 20 साल के बाद बात करें तो ये होगा 25,131 रुपीज और बात करें अगर 30 साल के बाद की तो ये होगा 77,668 रुपीज। लेकिन अगर हम देख लेते हैं कि अगर एन्युटी का रिटर्न 6% नहीं होके कितना रहे, अगर 5% ही रह जाए तो कितने पेंशन मिलेगी, तो 10 साल के बाद जो पेंशन मिलेगी वह रह जाएगी 5,038 रुपीज। 20 साल के बाद यह होगी 20,948 रुपीज और 30 साल के बाद यह रह जाएगी 64,723 रुपीज। आइए बात कर लेते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई सी की। लेवल 12 का ये कर्मचारी है और जिसका बेसिक पे है 78,800। सबसे पहले बात सब्सक्रिप्शन की,
आफ्टर 10 ईयर कितना सब्सक्रिप्शन हो जाएगा इसका 40,94,559 रुपीज। यही सब्सक्रिप्शन अगर 20 साल के लिए देखें तो ये हो जाएगा 1,13,81,990 रुपीज। और अगर ये सब्सक्रिप्शन हम चेक करें 30 साल के लिए तो ये हो जाएगा 2,35,68,710 रुपीज। बात करें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की तो 10 साल के लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा 26,28,827 रुपीज। 20 साल के लिए रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा 1,65,70,413 रुपीज। और यही अगर 30 साल के लिए चेक करें तो ये होगा 6,28,03,891 रुपीज। आइए मैच्योरिटी वैल्यू देख लेते हैं, अर्थात सब्सक्रिप्शन प्लस रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो 10 साल के लिए ये होगा 67,23,386 रुपीज। 20 साल के लिए अगर ये देखें तो ये होगा 2,79,52,403 रुपीज। और अगर 30 साल के लिए चेक करें तो ये होगा 8,63,72,601 रुपीज। अब देख लेते हैं अमाउंट ऑफ रिटायरमेंट, अर्थात रिटायरमेंट पे कितना लमसम अमाउंट मिलेगा। अगर 10 साल की सर्विस के बाद की बात करें तो ये होगा 40,34,032 रुपीज। बात करें अगर 20 साल की तो 20 साल पे ये होगा 1,67,71,442 रुपीज। और बात करें अगर 30 ईयर की तो ये होगा 5,18,23,561 रुपीज। बात करें एन्युटी फॉर पेंशन, अर्थात पेंशन प्लान के लिए कितनी रकम होगी जो कि 40% होती है। 10 साल की अगर बात करें तो ये होगी 26,89,354 रुपीज। लेकिन अगर बात करें 20 साल की तो यह एन्युटी फॉर पेंशन के लिए जो रकम होगी वो होगी 1,11,80,961 रुपीज। बात करें अगर 30 साल की तो ये होगी 3,45,49,040 रुपीज। अब देख लेते हैं कि कितनी पेंशन कर्मचारी सी को मिलने वाली है। अगर हम 6% के हिसाब से कैलकुलेशन करें कि अगर एन्युटी का रिटर्न 6% रहे तो ये होगी 10 साल के बाद अगर कैलकुलेशन करेंगे तो ये होगी 13,447 रुपीज। बात करें अगर 20 साल के बाद की तो ये होगी 55,905 रुपीज। और बात करें अगर 30 साल के बाद की तो ये होगी 1,72,745 रुपीज। लेकिन अगर एन्युटी की जो रिटर्न है वो घट के 5% ही रह जाए तो कितना होगा। बात अगर हम 10 साल की करें तो ये रह जाएगा 11,206 रुपीज। बात करें अगर 20 साल की तो ये होगी 46,587 रुपीज। और अगर बात करें 30 साल की तो ये होगी 1,43,954 रुपीज। आइए अब चर्चा कर लेते हैं रिटायरमेंट ग्रेजुटी की। आइए अब बात कर लेते हैं रिटायरमेंट ग्रेजुटी की। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए भी 26 अगस्त 2016 से ग्रेजुटी बेनिफिट देने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। ओल्ड पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की ही तरह एनपीएस कर्मचारियों के लिए भी ग्रेजुटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए है। साथ ही 29 मार्च 2018 की घोषणा के बाद ग्रेजुटी अमाउंट पर टैक्स बेनिफिट भी दिया जाएगा। अगर आप रिटायरमेंट ग्रेजुटी या डेथ ग्रेजुटी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो मैं आपको सीपीके कॉर्नर के ग्रेजुएट से संबंधित वीडियो देखने की सलाह दूंगा। वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आइए अब चर्चा कर लेते हैं रिटायरमेंट पर कर्मचारी को मिलने वाले लीव एनकेसमेंट की। अब बात कर लेते हैं लीव एनकेसमेंट की। नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को भी 300 अर्न लीव के एवज में इनकेसमेंट का लाभ मिलता है। अगर कर्मचारियों के अर्न लीव 300 से कम है तो इसे हाफ पे लीव ऐड करने की अनुमति दी जाती है। लीव एनकेसमेंट में कर्मचारियों को उसके लास्ट बेसिक पे और डीए के आधार पर 300 डेज या 10 माह की सैलरी का भुगतान किया जाता है। इसमें एचआरए या कोई अन्य स्पेशल अलाउंस शामिल नहीं होता है। आइए अब चर्चा कर लेते हैं सीजीई जीआईएस की। आइए बात कर लेते हैं सीजीई जीआईएस अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम की। केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए एक खास स्कीम चलाती है, इसे सीजीई जीआईएस कहते हैं। केंद्र सरकार का कर्मचारी रिटायरमेंट तक इस स्कीम में अपना योगदान देता रहता है। सीजीई जीआईएस 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ आती है और केंद्रीय कर्मचारी के लिए सेविंग फंड के रूप में भी काम करती है।
कुल योगदान में से अंशदान का एक हिस्सा बीमा कवर की ओर जाता है, जबकि शेष सेविंग्स फंड में जाता है। सेविंग फंड में जमा राशि का भुगतान सेवा से रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को दिया जाता है। प्रत्येक तिमाही में सरकार सेविंग फंड के लाभार्थियों की सूची टेबल ऑफ बेनिफिट्स फॉर सेविंग फंड जारी करती है, जो कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय प्राप्त होने वाली राशि के बारे में एक विचार प्राप्त करने में मदद करती है। CGEGIS 1980 का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों की मदद करने और रिटायरमेंट होने पर एकमुश्त भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कम लागत और पूरी तरह से योगदान और स्ववित्त पोषित बीमा कवर प्रदान करना है। मासिक अंशदान का एक हिस्सा बीमा कवर की ओर जाता है, जबकि शेष बचत निधि में जाता है। आइए अब टेबल पे एक नजर डाल लेते हैं जो प्रेजेंट रेट है CGEGIS के। इसमें 3 ग्रुप बनाए गए हैं, A, B और C। मंथली डिडक्शन ग्रुप A का 120 रुपये है, B का 60 और ग्रुप C का 30 रुपीज। इंश्योरेंस अमाउंट ग्रुप A वाले कर्मचारियों का 1,20,000 है, सेकंड 60,000 और ग्रुप C वालों का 30,000। आइए जो 7 CPC रिकमेंडेशन है CGEGIS के, उसमें भी एक नजर डाल लेते हैं। इसमें जो 1 to 5 पे मैट्रिक्स में लेवल है उसके लिए मंथली डिडक्शन 1,500 रखा गया है और जो इंश्योरेंस अमाउंट है वह है 15 लाख रुपीज। 6 to 9 जो लेवल है उसके लिए मंथली डिडक्शन रखा गया है 2,500 और इसके लिए जो इंश्योरेंस अमाउंट है वह होगा 25 लाख रुपीज। लेवल 10 और इसके अबव के लिए 5,000 पर मंथ का रिडक्शन प्रस्तावित है और जो इंश्योरेंस की राशि होगी वो होगी 50 लाख रुपीज। और आइए अंत में चर्चा कर लेते हैं CGHS की। आइए बात कर लेते हैं CGHS अर्थात सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना के बारे में। अब नेशनल पेंशन सिस्टम के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए भी दिनांक 28/3/2017 से रिटायरमेंट के बाद CGHS स्कीम लागू कर दी गई है। आइए इससे संबंधित लेटर पे एक नजर डाल लेते हैं। ऑफिस मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर EHS सेक्शन का है 28 मार्च 2017 और सब्जेक्ट है गाइडलाइंस ऑन CGHS बेनिफिट्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय सर्विंग और रिटायर्ड कवर्ड अंडर न्यू पेंशन स्कीम। आइए मुख्य बातों पे एक नजर डाल लेते हैं। The undersigned is directed to say that the matter regarding extension of CGHS facility to central government employees serving or retired covered under new pension scheme NPS was under examination in the ministry. The matter has been examined in the ministry in consultation with the Department of Expenditure and Department of Pension and Pensioners Welfare, and the guidelines for NPS subscriber to be eligible for CGHS facilities are as follows. Minimum year of qualifying service for eligibility of CGHS membership after retirement 10 years. Second है no minimum qualifying year of service for availing CGHS facility in case of death or disability. Other conditions such as definition of family, CGHS contribution, conditions of dispensary एक्सेट्रा विल बी एप्लीकेबल एज पर एग्जिस्टिंग रूल। तो ये CGHS के बारे में जो क्लेरिफिकेशन NPS एम्प्लॉइज के लिए जारी किया गया था 28 मार्च 2017 की, उसकी कुछ मुख्य बातें हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। आपके सवाल सुझावों और सवालों का CPK कॉर्नर को हमेशा इंतजार रहता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।